हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ एक नया मांगा। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें शांगजियान सिटी के नंबर 1 हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आज सभी बच्चे अपने टैलेंट अवेकनिंग टेस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है। और इसी भीड़ में खड़ा था हमारा मेन कैरेक्टर अनमे, जिसका भी टेस्ट देने का बारी आ जाता है। और वो जैसे ही स्टेज पर जाकर वहाँ रखे हुए स्टोन पर अपना हाथ रखता है, तो वहाँ के सभी बच्चे चौंक जाते हैं, क्योंकि स्टोन पर उसका स्कोर सिर्फ 3.1 आता है। इतना फट्टी स्कोर देखकर वहाँ खड़े सारे बच्चे बुरी तरह से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि क्लास मॉनिटर का टैलेंट तो फेल होने की कगार पर है। तभी वहाँ आती है स्कूल की टॉपर और अनबे की गर्लफ्रेंड लिव रुयान, जिसका स्कोर एकदम तबाही यानी 9.6 है। वो दिखावे के लिए तो कहती है, अनबे तुम फिक्र मत करो, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। लेकिन हमारे आनवी को देखकर लगता नहीं कि वो इस लड़की को प्यार करता है। वो बस इस लड़की से यही कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। और फिर अपने सेकंड टेस्ट के लिए जाने लगता है और जाते जाते अपने मन में कहता है, हाय गाइस, मेरा नाम आनवे है और मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। दरअसल 18 साल पहले मैं गलती से इस खतरनाक दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होकर आ गया था। ये एक ऐसी दुनिया है जो दूसरे इविल डिमेंशन के हमले से पूरी तरह तबाह हो चुका है, जहाँ चारों तरफ सिर्फ खून खराबा और भयंकर मॉन्स्टर और खतरनाक डेमन का राज चलता है। इस दुनिया की 90% इंसानियत पहले ही खत्म हो चुकी है, और जो बचे कुचे हम जैसे लोग हैं वो अलग अलग सिटी स्टेट में कैद होकर जी रहे हैं। इन्हीं मॉन्स्टरों से लड़ने के लिए हर इंसान को एक क्लास चुनने का मौका मिलता है, जैसे वॉरियर, मेज, प्रीस्ट, आर्चर या बीस्ट टेमर या सपोर्ट। इन क्लास का रूल बहुत सिंपल है। अगर किसी का टैलेंट स्कोर 3 आता है तो वो मुश्किल से ही एंट्री लेवल पर पहुंचता है और उसका फ्यूचर लिमिटेड होता है, जबकि 6 पॉइंट वाले को काफ़ी बेहतर माना जाता है और वो हमारे इंसानियत के रियल बैकबोन होते हैं। और 9 पॉइंट से ऊपर वालों को सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि वो लेजेंडरी गॉड लेवल मेज बन सकते हैं। लेकिन मेरा टैलेंट स्कोर इतना कम है कि वो मुझे सबसे आम मेज ही बना सकता है। दुनिया को तबाह कर देने वाला मैजिक ओवरलोड बनना तो बहुत दूर की बात है। यही नहीं, मेरा टैलेंट इतना कम है कि मैं तो कमज़ोरों को हराने की भी काबिलियत नहीं रखता। इतना कहने के साथ ही हमें सेकंड टेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर भी आनबे का परफॉर्मेंस बहुत बेकार जाता है, जिस वजह से आनबे दुखी होता है। आनबे दुखी होता है ये कि तभी फिर से रुयान आती है और कहती है, आनबे तुम सपोर्ट क्लास क्यों नहीं चुन लेते हो? तुम मेरे लिए फ्यूचर में लॉजिस्टिक्स का काम कर सकते हो। लेकिन आनबे उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है, मेरे अपने प्लान से मैं एक मेज बनूंगा। ये सुनकर तो रुयान शॉक हो जाती है और कहती है, क्या तुम एक मेज बनोगे? जैसे ही आसपास के लोग आनबे की मेज बनने वाली बात सुनते हैं, तो आसपास के लोग फिर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन आनबे उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। वो तो अपना मैजिक स्टाफ साफ करने लगता है। लेकिन रुयान इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, इसलिए वो गुस्सा होकर धीमे से आवाज में कहती है, आनबे मैं तुम्हें सपोर्ट क्लास चुनने की सलाह इसलिए दे रही थी ताकि तुम मेरे साथ रह सको, लेकिन अगर तुम इस मौके की कदर नहीं करते तो बाद में मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। इसके बाद हमारे आनबे का टेस्ट यहीं पर ही खत्म हो जाता है, तो वो अपना क्लास चुनने के लिए क्लास ट्रांजिशन हॉल में आता है। जैसे ही अनबी क्लास ट्रांजिशन हॉल में आता है, तो वहाँ का टीचर बांग उसे समझाते हैं कि तुम एक अनाथ हो और तुम्हारा टैलेंट स्कोर सिर्फ 3.1 है, और तुम एक मेज बनना चाहते हो जिसको कोई फैक्शन सपोर्ट नहीं करेगा। तुम बर्बाद हो जाओगे। हमारा अनबे भी टीचर की बात से बिल्कुल सहमत होता है और कहता है, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ मेरा टैलेंट पूरी तरह से कचड़ा है, लेकिन अब भी मेरे पास एक उम्मीद की आखिरी किरण बचा है। फिर हमें उस उम्मीद की किरण को दिखाया जाता है, जो एक सिस्टम विंडो होता है जिसमें सिस्टम को एक्टिवेट करने की कंडीशन लिखी होती है। वो कंडीशन होता है क्लास ट्रांजिशन का। इसका मतलब है हमारे आनबे को वॉरियर, प्रीस्ट, आर्चर, मेज और ऐसे जो बाकी सारे थे उनमें से कोई एक बनना होगा। हमें ये सब बताने के बाद आनवे टीचर बांग से कहता है, मैंने अपना मन बना लिया है, मैं एक जादूगर बनूंगा। टीचर बांग आनवे की ये बात सुनकर और उसे ज़्यादा कुछ समझाता नहीं है। वो कहते हैं, अच्छा ठीक है, तो तुम उस मैजिक सर्कल के अंदर चले जाओ और मैजिक एनर्जी को हासिल करो और तुम एक मेज बन जाओगे। और फिर टीचर बांग यहाँ से जाने लगते हैं। वो कुछ दूर जाते ही है कि तभी उनके पीछे से एक तगड़ी रोशनी निकलती है। जिस चीज का एहसास होता ही वो चौंकते हुए पीछे मुड़ते हैं और मैजिक सर्कल की तरफ देखते हैं। उस मैजिक सर्कल के ऊपर लिखा होता है, हमारा आनबे एक मैजिक अप्रेंटिस बन चुका होता है और उसे एक एलिमेंट्री लेवल फायरवर्क स्किल मिला होता है। टीचर बांग जैसे ही ये देखते हैं तो उनकी सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और वो फिर से यहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते कहते हैं, जैसा मुझे उम्मीद था, सबसे नीचे लेवल का मैजिक अप्रेंटिस, तुम यहाँ तक कि इसे एक मेज भी नहीं मान सकते।
लेकिन यहाँ हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर उसका सिस्टम एक्टिवेट होने का नोटिफिकेशन आ जाता है। सिस्टम का नाम होता है द स्किल एपिक्स सिस्टम। इस सिस्टम का पावर सिंपल है पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब जब हमारा मेन कैरेक्टर लेवल अप करेगा तो उसे एक गोल्डन एपिक्स ड्रॉ करने का मौका मिलेगा, जिसको वो किसी भी स्किल पर अप्लाई कर कर उस स्किल की ताकत को बढ़ा सकता है। दोस्तों, एपिक्स का मतलब है एक एक्स्ट्रा लेवल अप। जैसे अगर हमारे आनवे के पास कोई फायरबॉल स्किल है, अगर उस पे इस एपिक्स स्किल को जोड़ देगा तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, या फिर उस पे कोई इफेक्ट छूट जाएगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे आनवे के पास एक फ्री ड्रॉ होता है जिसे वो ड्रॉ कर देता है। ड्रॉ कंप्लीट होते ही हमारे आनवे को गोल्डन लेजेंडरी एपिक्स एक्सप्लोजन मिलता है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, हमारा आनवे इस दुनिया के इक्विपमेंट और स्किल्स के क्वालिटीज रैंक के बारे में बताता है। वाइट यानी कॉमन, ग्रीन एक्सीलेंट, ब्लू रेयर, पर्पल एपिक, ऑरेंज इमोर्टल और सबसे ऊपर गोल्डन लेजेंडरी। इसके बाद आनवे आगे कहता है, पर यहाँ एक ट्विस्ट है, बाकी लोग सिर्फ एपिक्स को अपने इक्विपमेंट पर लगा सकते हैं, जबकि मेरा सिस्टम इसे अपने किसी भी स्किल पर अप्लाई कर सकता है। और फिर आनवे आगे कहता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि मुझे मेरे पहले ही बारी में एक अल्ट्रा रेयर गोल्डन लेजेंडरी वाला मिलेगा। तो अब मुझे इस एपिक्स का क्या करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल मेरे पास डैमेज करने वाला बस मेरा फायरवॉल स्किल है। तो क्या इसे मैं अपने फायरवॉल के साथ फ्यूज कर दूं? और फिर कुछ सोचने के बाद हमारा आनवे से अपने फायरवॉल के साथ फ्यूज कर देता है। फ्यूज करने के बाद अब एक नॉर्मल फायरवॉल स्किल नहीं होता है, बल्कि बहुत कमाल का हो चुका होता है, क्योंकि अब यह 100 गुना तक डैमेज कर सकता है। और फिर आनवे अपने इस नए स्किल के पावर को चेक करने के लिए स्कूल के पीछे वाले पहाड़ की तरफ निकल जाता है। वहाँ पर एक नए बच्चों के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड होता है। जैसे ही आनवे ट्रेनिंग ग्राउंड के एंट्रेंस पर पहुंचता है तो वहाँ खड़े हुए सारे लोग आनवे का फिर से मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं, ये तो रुयान के भरोसे जिएगा। लेकिन आनवे का ध्यान इनकी बातों पर ज़रा सा भी नहीं होता है, क्योंकि बस उसके दिमाग में ट्रेनिंग ग्राउंड पर क्या करना है यही चल रहा होता है। इसलिए वो इन सब चीज़ों पर ध्यान ना देकर तेजी से ट्रेनिंग ग्राउंड के पोर्टल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन रास्ते पर ही उसकी मुलाकात लियूरुयान से हो जाती है। वो आनवे के पैर पे अपना मैजिक स्टाफ फंसाकर उसे गिरा देती है और कहती है, अगर तुम्हें टीम अप करना है तो मेरे साथ कर सकते हो, मैं तुम्हें ले लूँगी और हम दोनों एक्सपीरियंस आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन आनवे उसे एक झटके में मना कर देता है और कहता है, मैं बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम बस मेरा रास्ता रोक रही हो। ये सुनकर तो रुयान का दिमाग बहुत खराब हो जाता है, लेकिन वो सबके सामने कुछ कह नहीं पाती है और आनवे इसे पीछे छोड़कर सीधा मैजिक पोर्टल के अंदर चला जाता है। पोर्टल के अंदर आते ही उसे एक लेवल 1 का म्यूटेड रैबिट बीज दिखता है, इसलिए वो बिना वक्त गवाए एक पेड़ के पीछे से अपनी फायरबॉल स्किल को उसके ऊपर यूज कर देता है। लेकिन उसका फायरबॉल बहुत छोटा और स्लो होता है, इसलिए वो रैबिट भी इसे हल्के में लेता है और उसे इग्नोर कर सीधा आनवे की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वो छोटा सा फुद्दू सा फायरबॉल फट पड़ता है। इतना तगड़ा फटता है कि उस रैबिट और 10 मीटर के एरिया को पूरा जला कर राख कर देता है। आनवे अपने फायरबॉल की इतनी ताकत को देखने के बाद जंगल के सारे मॉन्स्टरों पर फायरबॉल की बारिश शुरू कर देता है और उन्हें चुन चुन कर मारने लगता है। देखते ही देखते उसका लेवल 2 हो जाता है और उसे फिर से एक ड्रॉ करने का मौका मिलता है, लेकिन इस बार भी उसे सेम स्किल मिला होता है, जिस चीज को देखकर आनवे दुखी हो जाता है। लेकिन तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट को सेम एपिक्स मिला है, इसलिए सिस्टम आपको दोबारा मौका देता है और इस बार हमारे आनवे को 10 फोल्ड एपिक्स मिलता है। सिस्टम के इस एक्स्ट्रा फीचर को देखकर आनवे चौंकते हुए कहता है, वो सिस्टम का ऐसा फीचर भी है, लेकिन अब मैं इस 10 फोल्ड एपिक्स का क्या करूं? क्या मैं इसे भी अपने फायरवॉल के साथ मर्ज कर सकता हूं? इतना कहते ही सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, सेम तरह के दो एपिक्स एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं और वे एक दूसरे की ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इतना सुनते ही हमारा आनवे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपने 10 फोल्ड एपिक्स को अपने फायरबॉल के साथ फ्यूज करने जाता है। लेकिन फ्यूज करने से पहले ही हमें आनवे के पीछे थोड़ी दूर पर पेड़ों के बीच में एक बड़े से मॉन्स्टर के शैडो को दिखाया जाता है, जो चुपके से हमारे आनवे पर पीछे से हमला कर देता है। और इसी हमले के साथ ही यहीं पर यह सीन कट होकर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारा आनवे आग पर म्यूटेड बीस्ट का मीट पकाकर खाते हुए अपने मन में कहता है, म्यूटेड बीस्ट का मीट खाने से ना सिर्फ थोड़ा सा एक्सपी ही नहीं बल्कि एट्रीब्यूट भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन पूरे इस पहाड़ के पीछे के म्यूटेड बीस्ट को मारने के बाद भी मैं सिर्फ लेवल 4 तक ही पहुंच पाया हूँ।
आनवे अपने मन में ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे याद आता है उस ब्लैक शैडो वाले बड़े से मॉन्स्टर का जिसने आनवे पर चुपके से हमला कर दिया था, जिसकी वजह से हमारा आनवे टेनफोल्ड एपिक्स को अपने फायरवॉल के साथ फ्यूज नहीं कर पाता है। इसलिए वो तुरंत अपने सिस्टम को सिस्टम विंडो खोलने का आदेश देता है। सिस्टम आनवे का कमांड सुनते ही सिस्टम विंडो खोल देता है और जैसे ही सिस्टम विंडो खोलता है तो हमारा आनवे सिस्टम विंडो की तरफ देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि आनवे ने जो अपना टेनफोल्ड एपिक्स फायरवॉल के साथ फ्यूज करने गया था वो उस मॉन्स्टर के हमले की वजह से फायरवॉल के साथ फ्यूज ना होकर एक पैसिव स्किल के साथ फ्यूज हो जाता है। हमारा आनवे इस चीज से और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि टेनफोल्ड एपिक्स को किसी पैसिव स्किल पर यूज करो तो उसके कोर स्टेटस को 10 गुना तक बढ़ा देता है। और अगर हम हमारे आनवे का स्टेटस विंडो देखें तो हमारे आनवे का लेवल 4 होता है और उसका स्पिरिट 37, स्पीड 24, कंट्रीब्यूशन 25। इतना ही नहीं, हमारे आनवे का फायरवॉल भी लेवल 2 तक पहुंच चुका होता है, जिस वजह से अब हमारा आनवे लगातार बिना रुके अपने फायरवॉल का इस्तेमाल कर सकता है। हमारा आनवे ये सब देखने के बाद खुश होते हुए कहता है, ये तो बहुत अच्छा हुआ मेरे फायरवॉल स्किल के लिए, क्योंकि पहले जो मुझे फायरवॉल कास्ट करने में जो टाइम लगता था अब नहीं लगेगा। इसके बाद हमारा आनवे अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर यहाँ से जाते हुए कहता है, अब अगर मुझे लेवल 5 तक पहुँचना है तो मुझे कहीं और जाना होगा। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें ट्रेनिंग ग्राउंड के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो टीचर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उनमें से एक टीचर कहते हैं, इस साल वाइल्ड मॉन्स्टर बहुत तेजी से मारे जा रहे हैं, शायद सारे टॉप स्टूडेंट ने मिलकर टीम बना लिया है। तभी दूसरे टीचर कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि बात इतना सिंपल है, क्योंकि मुझे उन स्टूडेंट्स की काबिलियत का अच्छे से पता है। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उनमें से किसी के पास कोई हिडन टैलेंट ना हो। फिर पहले वाले टीचर कहते हैं, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, इसका पता तो हम सारे स्टूडेंट के बाहर रहते ही उनका लेवल एक एक कर चेक कर पता कर लेंगे। टीचर इतना कहते ही है कि तभी एक बच्चा पोर्टल से घबराते हुए भाग कर निकलते हुए कहता है, टीचर टीचर मुझे बचा लो, अंदर पूरे म्यूटेड बीस्ट के एक बहुत बड़े झुंड ने अचानक से हमला कर दिया है। ये सुनते ही दोनों टीचर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और फिर एक टीचर जल्दी से पोर्टल की तरफ भागते हुए पहले वाले टीचर से कहते हैं, जल्दी से मेरे साथ आकर पोर्टल को खोलो और तैयार हो जाओ बच्चों को बचाने के लिए। इतना कहने के साथ ही हमें ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां म्यूटेड बीस्ट के झुंड ने आतंक मचाए रखा होता है। हजारों मॉन्स्टर बच्चों का पीछा कर रहे होते हैं उन बच्चों का कचुम्बर बनाने के लिए, और वो बच्चे डर कर इनसे भागते हुए पोर्टल की तरफ जाते हुए कहते हैं, जल्दी चलो पोर्टल खुल चुका है, एक बार अगर हम पोर्टल के उस साइड चले गए तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। ये सुनते ही सारे बच्चे और भी तेजी से पोर्टल की तरफ भागने लगते हैं। इसी भागदौड़ के दौरान हमें हमारे आनवे का सीन दिखाया जाता है, वो भी यहाँ पर आ चुका होता है। वो एक पहाड़ की चोटी पर चढ़कर इन सब चीज़ों को देखते हुए कहता है, अच्छा तो ये बात है, मुझे पहाड़ के पीछे साइड कोई मॉन्स्टर क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो सभी तो यहाँ पर आकर बच्चों का पीछा कर रहे हैं। और फिर आनवे मुस्कुराते हुए आगे कहता है, ये मॉन्स्टरों का झुंड काफ़ी है मुझे लेवल 5 तक पहुँचाने के लिए। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें ट्रेनिंग ग्राउंड के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा आनवे शांति से पोर्टल से निकल रहा होता है। हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता है कि हमारा आनवे उन मॉन्स्टरों से कैसे लड़ता है। आनवे के पोर्टल से निकलते ही टीचर वांग की नज़र उस पर जाती है। टीचर वांग उससे कहते हैं, आनवे तुम उन मॉन्स्टरों के खतरनाक झुंड से बचकर सही सलामत कैसे आ गए। फिर आनवे झूठ बोलते हुए कहता है, जब तक मैं पोर्टल के पास पहुंचता उससे पहले ही वहां से सारे मॉन्स्टर जा चुके थे। टीचर वांग आनवे की ये बात सुनकर कहते, अच्छा तो ये बात है, तो भी तुम जाकर आराम करो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात याद दिला देता हूँ, 10 दिन बाद तुम्हारा ग्रैंड एग्जाम है, इसलिए अच्छे से मेहनत करो और जल्दी से अपना लेवल अप करो। फिर आनवे कहता है, अच्छा ठीक है, और फिर यहाँ से जाने लगता है। जाते जाते आनवे मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ मेरे कमज़ोर होने का, इन लोगों ने मुझ पर अप्रेजल स्किल यूज़ नहीं किया, नहीं तो मेरी रियल स्ट्रेंथ के बारे में सबको पता चल जाता। और फिर हमें यहाँ पर आनवे का स्टैट्स दिखाया जाता है। हमारा आनवे लेवल 5 पे पहुँच चुका होता है, साथ ही उसने गोल्डन एपिक्स भी ड्रॉ कर चुका होता है, जिसमें उसे कॉर्प्स एक्सप्लोजन एपिक्स मिला होता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें रुयान का सीन दिखाया जाता है, जो अब भी ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर होती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि अभी तक उसे कोई म्यूटेंट मॉन्स्टर नहीं मिला होता है। इसलिए वो गुस्से से ज़मीन पर पैर मारते हुए कहती है, ये हरामखोर मॉन्स्टर्स कहाँ चले गए। इतना कहने के साथ ही यहाँ से सीन शिफ्ट कर हमें फिर से हमारे आनवे का सीन दिखाया जाता है। हमारा आनवे लेवल 5 में पहुंचने के बाद रात को एडवेंचर गिल्ड जा रहा होता है अपना डंजन कार्ड एक्टिवेट करवाने के लिए। आनवे जैसे ही एडवेंचर गिल्ड के करीब पहुंचता है तो उसे आसपास स्किल्स, वेपन्स और बैटल पेट्स की कई दुकानें दिखती है, जिन दुकानों को देखकर आनवे अपने मन में कहता है,
अब मैं लेवल 5 पे पहुंच चुका हूं, इसलिए मैं अपना सेकंड स्किल सीख सकता हूं। तो क्यों ना पहले चलकर कुछ स्किल बुक्स चेक कर ली जाए। इतना कहने के बाद आनबे थोड़ा सा आगे बढ़ता ही है कि तभी उसे एक आइस स्पेल स्किल का बड़ा सा पोस्टर दिखता है, जिसमें उसका प्राइस 10,000 युआन होता है। आनबे प्राइस देखने के बाद हैरान परेशान होकर बोलता है, भाई साहब ये इतना महंगा क्यों है? एक सबसे आम और ऑर्डिनरी स्किल भी 10,000 युआन की है। इसलिए तो मेज बनने की पढ़ाई सच में किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है। हमारे आनबे की यहाँ पर प्राइस देखने के बाद फट चुकी होती है, इसलिए वो यहाँ पर और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट कर कर सीधा एडवेंचर गिल्ड चला जाता है। आनबे जैसे ही एडवेंचर गिल्ड पहुंचता है तो वो सीधा रिसेप्शन सेंटर में जाकर वहाँ के एक फीमेल वर्कर से कहता है, हेलो मेरा नाम आनबे है और मैं यहाँ पर अपना डंजन कार्ड एक्टिवेट करवाने आया हूँ। फिर वो लड़की कहती है, अच्छा ठीक है, और एक फॉर्म निकाल कर हमारे आनबे से उसके स्कूल का नाम, उसका नाम और उसका क्लास पूछती है। फिर हमारा आनबे उसे एक एक करके बताने लगता है। सबसे पहले हमारा आनबे उसे अपना क्लास और अपना नाम बताता है, उसके बाद वो अपना स्कूल का नाम बताता है जो होता है फर्स्ट हाई स्कूल। आनबे जैसे ही अपने स्कूल का नाम बताता है तो हमें आसपास के टेबल पे बैठे लोगों को दिखाया जाता है, जिनका पूरा ध्यान हमारे आनबे की बातों पर होता है। उनमें से एक बंदा अपने आसपास के लोगों से कहता है, एक फर्स्ट हाई स्कूल का मैच, और फिर खुशी से उछलते हुए कहता है, मैं जीत गया, मैं जीत गया। और इधर आनबे उस शख्स को पागलों की तरह उछलता देखकर इस लड़की से पूछता है, यहाँ क्या चल रहा है? लेकिन इस लड़की के कुछ जवाब देने से पहले ही वो उछलने वाला शख्स यहाँ पर आता है और आनबे से कहता है, गुड जॉब छोटे भाई, तुम पहले ही लेवल 5 पे पहुंच चुके हो, जैसा कि मुझे किसी फर्स्ट हाई स्कूल के बंदे से उम्मीद था। मैं भी वहीं से ग्रेजुएट हुआ हूँ, क्योंकि हम दोनों सेम स्कूल से, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा है, ये 3 बिगिनर रिकवरी पोशन। फिर हमारा अनबे उन पोशन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम लोग किसी चीज़ पर बेट लगा रहे थे? फिर वो शख्स कहता है, हाँ बिल्कुल, हम लोग इस बात पर बेट लगा रहे थे कि इस साल किस स्कूल का स्टूडेंट सबसे पहले अपना डंजन कार्ड एक्टिवेट करेगा और साथ ही उसका क्लास क्या होगा। और मैंने बेट लगाया था एक मैच पर जो फर्स्ट हाई स्कूल से होगा। और फिर हमारा अनबे इसकी बातें सुनने के बाद उन पोर्शंस को लेते हुए कहता है, अच्छा तो ये बात है, तुम लोग मुझ पर ही बेट लगा रहे थे, तो भी ठीक है, मैं इन पोर्शंस को ले लेता हूँ और आपका शुक्रिया इन पोर्शंस के लिए अंकल। जैसे ही वो शख्स अंकल शब्द सुनता है तो वो थोड़ा सा नाराज होते हुए कहता है, क्या अंकल, मैं पिछले साल ही ग्रेजुएट हुआ हूँ, तो तुम मुझे अंकल कैसे कह सकते हो? मेरा नाम ज़िया रूशियान है, इस नाम को याद रखना। अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी मदद की ज़रूरत होती है तो तुम मेरे पास आ सकते हो। फिर अनमे कहता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, मैं अब से आपको ब्रदर जाओ करके पुकारूंगा। लेकिन ब्रदर जाओ, मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है, क्या आपने इन सब चीज़ों के अलावा किसी और चीज़ पर बेट लगाया था? फिर वो शख्स कहता है, हाँ बिल्कुल, हमने इन सब चीज़ों के अलावा इस बात पर भी बेट लगाया था कि एक नया बंदा कौन सा डंजन चुनेगा और उसे उस डंजन को क्लियर करने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें भी बेट लगाना है? अगर हाँ तो मैं तुम्हें एक चीज़ पहले ही बताना चाहूँगा, क्योंकि हम दोनों ने पहले ही बातचीत कर ली है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब ये लोग तुम पर और कोई बेट लगाएंगे। फिर हमारा आनबे एक शातिर मुस्कान के साथ कहता है, अगर ये बात है तो फिर क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैं परगटरी डंजन क्लियर कर सकता हूँ? ये सुनते ही वो शख्स जो अपना सिगरेट पी रहा था वो उसके गले पे ही अटक जाता है और वो खांसते हुए हैरान होकर कहता है, छोटे भाई, परगेटरी डंजन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कोई नया बंदा क्लियर कर सके। उसके अंदर जाना यानी अपने मौत को दावत देना। इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहूँगा, क्या तुम सच में उस डंजन के अंदर जा रहे हो? लेकिन हमारा आनबे इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। वो बस एक कॉन्फिडेंट नज़र के साथ इस शख्स को देखता है, जिस चीज़ से ये शख्स समझ जाता है, और कहता है, छोटे भाई, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? और तुम्हें यकीन है ना कि तुम इस डंजन को क्लियर कर लोगे? क्योंकि इस बेट की वैल्यू लगभग 5 लाख युआन हो सकती है। फिर हमारा आनबे अपना नाम बताते हुए कहता है, मैं शांगजियान सिटी के आन फैमिली का आनबे हूँ। इसलिए अगर तुम मेरे लिए इस बेट को लगाते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और तुम फिक्र मत करो, मैं इस डंजन को आराम से क्लियर कर लूँगा। और फिर डंजन के पोर्टल की तरफ जाने लगता है और इधर ए शख्स उसे जाते हुए देखता है और कहता है, क्या आन फैमिली? मैंने इस फैमिली के बारे में कभी नहीं सुना। लेकिन जो शख्स परगेटरी डंजन में जाने की हिम्मत कर सकता है वो ज़रूर किसी बड़े हिडन फैमिली से होगा। इतना कहने के साथ ही हमें फिर से आनबे को दिखाया जाता है, जो डंजन पोर्टल के सामने पहुंच चुका होता है। वहां जाकर हमारा आनबे उस डंजन पोर्टल की डिफ़िकल्टी को सबसे हाई लेवल पर सेट कर कर उसके अंदर चला जाता है।
जिस चीज़ को देखकर ये शख्स चौंकते हुए कहता है, अरे बाप रे! इसने तो सीधा सबसे मुश्किल डिफ़िकल्टी चूज़ कर ली। ये पक्का कोई बड़ा बंदा है। मुझे किसी भी हाल पर इसके साथ जुड़े रहना होगा। इसके बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हमारा अनबे जैसे ही डंजन के अंदर आता है तो उसे सिस्टम की तरफ से कुछ डंजन मिशन मिलते हैं। उसमें से पहला होता है 8 घंटे तक जिंदा रहना और दूसरा होता है 300 गोल्डन एंड ग्रीन विंग्ड इंसेक्ट को मारना और तीसरा होता है गोल्डन एंड ग्रीन विंग्ड इंसेक्ट के जनरल को मारना और चौथा होता है इंसेक्ट नेस्ट को तबाह करना। हमारा अनबे सिस्टम के मिशन को देखने के बाद अपने मन में कहता है, मुझे सिस्टम की तरफ से कोई भी मैप नहीं मिला है, इसलिए मुझे नहीं पता है कि इंसेक्ट नेस्ट कहाँ है, लेकिन ज़रूर नेस्ट के आसपास ही इंसेक्ट जमा होते होंगे, इसलिए मुझे वन जाकर इन इंसेक्ट को ढूंढना होगा। और फिर हमारा अनबे इन इंसेक्ट को ढूंढने निकल जाता है। ढूंढते ढूंढते हमारे अनबे को एक इंसेक्ट का झुंड मिल जाता है। अनबे को जैसे ही इंसेक्ट का झुंड मिलता है तो वो बिना वक्त गवाए उन पर फायरबॉल की बारिश कर देता है, लेकिन उन पर उन फायरबॉल का कुछ ज़्यादा असर नहीं हो रहा होता है। जिस चीज़ को देखकर हमारा अनबे थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है, ये इंसेक्ट डिफेंस टाइप के लग रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरा फायरबॉल का डैमेज इन्हें मारने के लिए काफ़ी है, तो इसलिए अब मुझे क्या करना चाहिए। हमारा अनबे इस बात को लेकर परेशान हो रहा होता है कि तभी हमारे अनबे ने जो मुश्किल से 1-2 इंसेक्ट को मारा होता है, उन इंसेक्ट का बॉडी अचानक से फूलने लगता है और फट जाता है। जिस चीज़ को देखकर हमारा अनबे थोड़ा सा चौंकते हुए कहता है, क्या ये कॉर्प्स एक्सप्लोजन एफिक्स का इफेक्ट है? पिछली बार जब मैं बैक माउंटेन से जल्दी जल्दी निकल रहा था तो मैंने इसके इफेक्ट पर ध्यान नहीं दिया था। मैंने बस इसे कैजुअली अपने फायरबॉल के साथ फ्यूज़ कर दिया था, लेकिन अब जब मैं इसके इफ़ेक्ट को देख रहा हूँ तो ये तो बहुत कमाल का है, क्योंकि जब भी मैं किसी दुश्मन को अपने फायरबॉल से मार दूंगा तो उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी, और अगर उस एक्सप्लोडिंग के रेंज में कोई और दुश्मन होगा तो उसकी बॉडी पर भी सेम असर होगा और उसकी बॉडी भी फट जाएगी, और अगर उसकी भी एक्सप्लोडिंग के रेंज में कोई और आता है तो उसकी बॉडी पर भी सेम असर होगा। इस तरह से मैं एक चेन रिएक्शन तैयार कर सकता हूँ। इस इफ़ेक्ट के साथ तो मुझे बहुत ज़्यादा फायरबॉल भी बरसाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे बस कुछ को मारना होगा और मेरा काम अपने आप हो जाएगा। और फिर हमारा आन भी उन इंसेक्ट पर थोड़ी बहुत अपने फायरबॉल से हमला करता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत तगड़ा चेन रिएक्शन तैयार होता है और कुछ ही पलों में वहाँ के सारे इंसेक्ट मारे जाते हैं। और उन चेन रिएक्शन के धमाकों की वजह से चारों तरफ पूरा धुआं ही धुआं हो जाता है, जिससे हमारा आन भी बाहर निकलते हुए कहता है, इस तरह के इंसेक्ट झुंड को क्लियर करने के लिए कॉर्प्स एक्सप्लोजन इफेक्ट कमाल का है, क्योंकि चाहे धमाकों की वजह से उनमें से कुछ उड़ भी जाए, वो फिर से इकट्ठा होकर हमला करते हैं। इतना कहने के बाद आन में थोड़ा सा आगे बढ़ता ही है कि तभी उसे ज़मीन पर एक बहुत बड़ा सा गड्ढा दिखता है, जिसके अंदर होते बहुत सारे इंसेक्ट। जिस चीज़ को देखकर हमारा आन भी कहता है, क्या ये इंसेक्ट नेस्ट है? क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे इंसेक्ट एक ही जगह पर जमा है। अगर है तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि मुझे ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ा। ऊपर से ये इंसेक्ट एक दूसरे के इतने करीब है कि मुझे बस अपने एक फायरबॉल अटैक की ज़रूरत पड़ेगी इन सबको ख़त्म करने के लिए। इतना कहने के बाद हमारा आनबे एक फायरबॉल अटैक तैयार करता है और उसे इस इंसेक्ट नेस्ट पर छोड़ देता है। और फिर जैसे ही फायरबॉल जाकर इंसेक्ट नेस्ट से टकराता है तो यहाँ पर एक एक्सप्लोजन का चेन रिएक्शन तैयार हो जाता है, जिससे एक बहुत तगड़ा सा धमाका होता है। और दोस्तों, इस धमाके के साथ ही मैं आज के एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म करना चाहूँगा। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।